वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSP का पीजीटी इकोनॉमिक्स का एक नया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा 2015 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इससे पहले 2021 का, 2023 का, 2018 का और डिफरेंट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिटेल में सोल्व कर चुके हैं और आप लोगों को मैं PDF भी टेलीग्राम चैनल हमारा जो है इकोनॉमिक्स बाय DD पर प्रोवाइड कर चुकी हूँ और आपको वहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस हमारे चैनल पर होता है उसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आज हम एक नया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं आपके DSSB में। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आप इकोनॉमिक्स के डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट कंजप्शन ये किसने दिया है? सैमुअलसन, साइमन कजनेट, मिल्टन फ्रीडमैन, हेरेड। आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजप्शंस की हम थ्योरी करते हैं और उसमें एक थ्योरी हम करते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के नाम से। और इसी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में हम परमानेंट कंजप्शन की बात करते हैं और इसी परमानेंट कंजप्शन को आपके मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है और 1957 में इसको दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू। अब यहाँ पर बोला है जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किसके साथ इनवर्सली रिलेट करती है? पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इनकम के साथ, मनी सप्लाई के साथ या इन्वेस्टमेंट के साथ। अब आपने स्पेक्युलेटिव जो डिमांड फॉर मनी है, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट केन्स ने दिया था और केन्स ने कहा था सट्टा उद्देश्य के लिए डिमांड फॉर मनी जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। अगर आपको याद हो इस तरह का क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। उन्होंने ये वाला डायग्राम भी समझाया था और इसमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पर डिमांड फॉर मनी थी और ये जो था लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन एक इकोनॉमी में थी कि जब इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो कोई भी पर्सन पैसे को लगाना पसंद नहीं करता, सारे के सारे पैसे को वो कैश में रखना पसंद करते हैं। ये उन्होंने अपनी थ्योरी में समझाया भी था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, IS-LM कर्व वाज इंट्रोड्यूस बाय। अब आपसे पूछा है IS और LM कर्व किसने इंट्रोड्यूस किया? तो IS कर्व का संबंध गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम से है, वस्तु बाजार में, और LM कर्व का संबंध मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम से है। तो IS और LM जब जुड़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को JR हिक्स और हैंसन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द बुक मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस वाज रिटन बाय। मनी, इंटरेस्ट और प्राइस के लेखक कौन है? आपसे क्वेश्चन में सिंपल सी बात पूछी है तो डॉन पेंटकिन जो है मनी, इंटरेस्ट और प्राइस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? इन्होंने पूछा है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब किस तरह का फंक्शन है कि क्यू इज द फंक्शन ऑफ ए एल अल्फा और के बीटा, इस तरह का आपका प्रोडक्शन फंक्शन है और इसमें आपसे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछा है। ठीक है, तो आप जब इसको फॉर्मूले में अगर पुट करोगे ना तब आपकी वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या निकल कर आएगी? 1 जो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकल कर आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एन ओलिगोपोलिस्ट डिक्रीज हिज प्राइस, अगर एक अल्पाधिकारी है और वो अपने प्राइसेस को कम करता है और उसकी राइवल फर्म, उसकी जो प्रतियोगी फर्म होती है, अगर वो भी ऐसा ही करने लग जाए, तो ये किसकी एक बेसिक अजम्पशन है, किसकी ये एक मान्यता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो ये है आपका किंग डिमांड कर्व में होगा। किंग डिमांड कर्व में, जो कि किंग डिमांड कर्व है वो आपको पता है इस तरह का होता है, और डिमांड कर्व में किंग आने का मेन रीज़न भी यही होता है कि एक ही डिमांड कर्व में दो इलास्टिसिटी होती है, एक इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, एक इलास्टिसिटी लेस देन 1। और पॉल स्वीजी ने इसको दिया था और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया था कि जब एक फर्म जो होती है ओलिगोपोली में अपने प्राइसेस को कम करती है तो उसकी जो कॉम्पिटिटर फर्म होती है, प्रतियोगी फर्म में भी प्राइसेस को कम करने लग जाती है। लेकिन अगर एक फर्म अपने प्राइसेस को बढ़ाएगी तो कॉम्पिटिटर फर्म कभी भी प्राइसेस को नहीं बढ़ाती। तो ये जो अजम्पशन है ये किंग डिमांड कर्व की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो बिल्कुल 12th का क्वेश्चन आपका उठ के आया हुआ है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है। आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक हम पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है चेंज इन डिमांड। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है चेंज इन डिमांड। दो कॉन्सेप्ट हमने हमेशा पढ़े हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। मैंने आपको तब भी समझाया था कि हमेशा क्वांटिटी डिमांड में तभी चेंज आता है जब जिस गुड की बात हो रही है उसी गुड का प्राइस चेंज हो रहा हो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब यही हो रहा है, मान लो मैं अगर बिस्किट की बात कर रही हूँ तो बिस्किट का प्राइस चेंज होने पर बिस्किट की डिमांड घटेगी और या फिर बढ़ेगी, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर मैं बात करूँ चेंज इन डिमांड तो यहाँ पर प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कंज्यूमर की इनकम, उसका टेस्ट प्रेफरेंस, इन सब में चेंज आने की वजह से जब डिमांड चेंज होती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। तो हमेशा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, तो इसी वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने की वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। मतलब ये आपका प्राइस हो गया और ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। प्राइस के चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी घटेगी या बढ़ेगी, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ऐसा करने पर आपके डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं आया बल्कि मूवमेंट आई है। पहले आप ए पॉइंट पर थे, अब आप बी पॉइंट पर है, लेकिन अगर यहाँ बात होती चेंज इन डिमांड की तब आप प्राइसेस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब को लेते और आपके डिमांड कर्व में क्या आता, शिफ्ट आता। अब आपसे यही क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने आपको दो क्वेश्चन यहाँ समझा दिए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब अगर क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा तो मूवमेंट आएगी डिमांड कर्व में, कोई शिफ्ट नहीं आएगा, ना तो अपवर्ड शिफ्ट आएगा ना ही डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे कि आपका मूवमेंट होगा सेम डिमांड कर्व में। ये प्राइस है, ये उसी गुड्स की क्वांटिटी है, प्राइस कम हो गया, आप पहले ए पॉइंट पे थे, आप बी पे आ गए, तो देखो मूवमेंट होगा सेम डिमांड कर्व में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेटिरस पैरिबस जो क्लोज है लॉ ऑफ डिमांड का, उसका मतलब क्या नहीं है। मतलब क्वेश्चन को इन्होंने घुमाया है, इन्होंने कहा है जो सेटिरस पैरिबस है, या फिर हम ये कह सकते हैं, हम ये बोलते हैं ना अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो लॉ ऑफ डिमांड में हम यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब नहीं है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का क्या मतलब होता है। हम क्वांटिटी डिमांड पढ़ते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट प्रेफरेंस, ये सब।
अब हम क्या कहते हैं जब अपने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं, तो हम लॉ ऑफ डिमांड को कहते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब और सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा तभी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा। ये हमें सेटिरस पेरिबस का मतलब पता है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो सेटिरस पेरिबस है क्लोज लॉ ऑफ डिमांड का, उसका मतलब क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज। फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने क्या बोल दिया कि कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस ही तो है जो चेंज होगा, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। तो इन्होंने पहली बात उल्टी बोल दी। तो यहाँ पर इसी वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आम आदमी बीमा योजना जो है सोशल सिक्योरिटी की योजना है, इसका क्या मतलब है। ऑल लेबर टू इन रूरल एरिया, मतलब ये किसको सिक्योरिटी देती है, किसको ये सामाजिक सुरक्षा देती है। आपको क्वेश्चन समझ आया कि जो आम आदमी की जो बीमा योजना है वो किसको सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा देती है। फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए, फर्स्ट ऑप्शन है कि जो जितने भी लेबर रूरल एरिया में गांव में काम करते हैं उनको देती है, या फिर वो सारे लोग जिनके पास अपनी लैंड नहीं है दूसरों की लैंड पे खेती करते हैं और पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, या फिर वो सारी लेबर जो शहरों में है, या फिर रूरल और अर्बन दोनों की लेबर को सोशल सिक्योरिटी मिलती है आम आदमी बीमा योजना में। आपको समझना होगा, आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर को आई थी और 2007 में आई थी। कब आई थी? 2007 में 2 अक्टूबर को आई थी। और इस योजना में ये जब योजना आई तो इस योजना में ये बोला गया कि हम क्या करेंगे, उन सभी लोगों को सोशल सिक्योरिटी देंगे जिनके पास लैंड नहीं है और गरीबी रेखा से वो नीचे रहते हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक और क्लोज बोला गया था कि ये सोशल सिक्योरिटी की सुविधा उनको भी दी जाएगी जो लोग विकलांग है या जिनकी फैमिली में जो कमाने वाला पर्सन है वो क्या है, विकलांग है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। या फिर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। और वो वाले ऑप्शन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेबी का आपसे इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा है। पहली बात, आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि सेबी की फुल फॉर्म बताओ। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये 1992 में जो इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है ए मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव स्वाभिमान वाज फॉर्म और लॉन्च। कहते हैं कि लोगों को मतलब फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन देने के लिए एक स्वाभिमान इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो स्वाभिमान योजना जो शुरू की गई थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, दूर दूर तक कोई फैसिलिटी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या था, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की उतनी फैसिलिटी नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको भी बैंकिंग फैसिलिटी मिले। शहरों में बैंकिंग फैसिलिटी आपने देखा है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गांव में उतनी नहीं होती। तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्वाभिमान योजना को लागू किया गया था। और इसे कब लागू किया गया? इसको लागू किया गया है 10 फरवरी को 2011 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंटरनेशनल ट्रेडेड सर्विसेज आर कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग WTO एग्रीमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जो 1995 में बनाया गया था, अब ये बोल रहे हैं कि जो WTO है वो जो है कौन सारे के सारे इंटरनेशनल जितनी भी सर्विसेज होती है इंटरनेशनली उनका ट्रेड
किसके अंदर आता है, वो आपका गेट्स के अंदर आता है। गेट की अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो जितनी भी हमारी सर्विसेज का ट्रेड होता है तो WTO के वो गेट एग्रीमेंट के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोनों का मतलब समझो। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आपका एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर है। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, दो चीज़ें, फुल एम्प्लॉयमेंट भी और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम कब ऑटोमेटिकली अचीव होगा, कब, अंडर ऑप्टिमल करेंसी एरिया। ऑप्टिमल करेंसी एरिया क्या होता है, जब बहुत सारे नेशंस की एक ही करेंसी हो। मान लो एक ग्रुप है उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और वो एक ही करेंसी का यूज़ करती हैं। मान लो यूएस के ग्रुप में काफ़ी सारी कंट्री हैं और सब क्या कर रही हैं, वो एक कॉमन करेंसी यूज़ कर रही है, मान लो डॉलर। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल करेंसी एरिया। ऑप्टिमल करेंसी एरिया जब बहुत सारे देश मिलकर एक कॉमन करेंसी का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिमल करेंसी एरिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया है कि ऑप्टिमल करेंसी एरिया है कि काफ़ी सारी कंट्री किसी एक ही करेंसी का यूज़ कर रही है और उसी से सब काम करती हैं और उसमें आपको क्या करना है, दो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। पहला ऑब्जेक्टिव है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम, सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से ज़्यादा आप सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर आप पहले को पढ़ो, इफ़ एक्सचेंज रेट आर फ्लेक्सिबल, कि अगर आप एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल कर दोगे तो क्या आप फुल एम्प्लॉयमेंट का और बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम को पा सकते हो, किसके अंडर, ऑप्टिमल करेंसी के अंदर। तो मैं कहूँगी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ऑप्टिमल करेंसी जो है उसमें क्या होता है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ होती हैं और कोई एक कॉमन करेंसी को वो क्या कर रही होती हैं, यूज़ कर रही होती है। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करो, अपनी एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल करो। ठीक है। फॉरेन कैपिटल फ्लो अगर किसी भी देश में आ रहा है, मतलब फॉरेन कैपिटल फ्लो का मतलब है कि आप दूसरे देश से पैसे को अपने देश में आने दे रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इससे भी आप इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर सकते कि फुल एम्प्लॉयमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम। थर्ड को पढ़िए, इफ लेबर और कैपिटल को फ्रीली मोबाइल किया जाएगा। अगर लेबर एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकता है, मान लो इंडिया का लेबर है वो यूएस में आसानी से जा सकता है और यूएस का कैपिटल है वो इंडिया में आसानी से जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए आप ये मानो इंडिया, यूएस या एक दो कंट्रीज़ और हैं, ये सब क्या यूज़ कर रहे हैं, डॉलर यूज़ कर रहे हैं, तभी तो एक कॉमन करेंसी को ये यूज़ कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ इस ऑप्शन के अंदर कि अगर लेबर और कैपिटल फ्रीली मोबाइल है, मतलब एक देश से दूसरे देश में आसानी से लेबर जा सकता है और दूसरे देश से कैपिटल आसानी से जा सकता है। तो जब लेबर और कैपिटल दोनों आसानी से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, तब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा और आपके देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो भी सही चलेगा। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सकता है। तो इसीलिए ऑप्टिमल करेंसी एरिया के अंदर अगर आपको इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लेबर और कैपिटल को मूव करना पड़ेगा। कैसे, फ्रीली मोबाइल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ना समझ आए तो दोबारा देखना, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन एज मॉडल जो है वो किसने डेवलप किया था। जॉन रॉबिन्सन ने क्या किया था, गोल्डन एज का मॉडल जो है वो डेवलप किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने क्या था, जो कैपिटल की ग्रोथ रेट होती है किसके बराबर होनी चाहिए, लेबर की ग्रोथ रेट के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेबर कर्व। इकोनॉमिक्स में नेबर कर्व का मतलब क्या है कि
एक देश में मंदी है तो हम दूसरे देश में उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर एक देश में बूम है तो दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हो जाता है वो, या बोथ, एंड बी, या नन ऑफ द अबव। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर जब एक देश में काफ़ी मंदी आ जाती है तो दूसरे देश का पर उसका इम्पैक्ट चला जाता है ना, तो ये भी बात सही है। अगर एक देश में बूम है, तेज़ी है, तो आप देखना सारी आसपास की जितनी नेबर कंट्री होती है, जो पड़ोसी देश होते हैं, उनमें भी क्या आ जाता है, कहीं ना कहीं बूम आपको देखने को मिलेगा, तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कर्व का मतलब क्या है, उसमें आप क्या चीज़ कंसीडर करते हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है आपके पास अपना कोई संसाधन है, उसके आप ओनर हो और आप अपने बिजनेस में उसको यूज़ कर रहे हो, तब आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन आप अगर किसी को यहाँ इसी रिसोर्स को बाहर यूज़ करने के लिए देते तो आपको पैसा मिलता। तो नॉर्मल प्रॉफिट में इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब आपके अपने संसाधन की लागत, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है कि आप प्रोडक्शन करने में जो वेजेस देते हो, जो सैलरी देते हो, ये सब चीज़ें। तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर इन दोनों को ही क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्री राइडल प्रॉब्लम का मतलब क्या है। फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब जिसने कुछ पे भी नहीं किया वो भी उसको यूज़ कर रहा है, और ऐसा पॉसिबल सिर्फ सोशल गुड में ही होता है, या फिर हम कहें पब्लिक गुड में, क्योंकि पब्लिक गुड में कोई नहीं भी पे करता तो आप उसको यूज़ करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, नॉन राइवलनेस और नॉन कॉम्पिटिशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है, एक इक्वेशन है, फॉर्मूला है, या आइडेंटिटी है, या फंक्शन है। ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द कंजप्शन फंक्शन इज गिवन बाय, अगर आपका ये कंजप्शन फंक्शन क्या है, 20 प्लस 3/4 y है, तो आपको मल्टीप्लायर बताना है। आपको पता है ये आपका MPC है 3/4। अब आप क्या करो, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा दो, k 1/1 माइनस MPC। MPC आपका क्या है 3/4, तो 1/1 माइनस 3/4, तो आप यहाँ लो 4 माइनस 3 1/4, तो आपका क्या हो जाएगा 1/1/4, तो 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेवरेज इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद मल्टीप्लायर, एक्सेलरेशन, कंजप्शन फंक्शन, सुपर मल्टीप्लायर। लेवरेज इफेक्ट का संबंध जो है मल्टीप्लायर के साथ है। जैसे मल्टीप्लायर में हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने पर इनकम कितनी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर लेवरेज में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की उस पर कितना ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 20 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।